अस्सलामुअलैकुम। ज़रा पढ़ लो मेरे को खुशामदीद। ENG 504 का लेसन नंबर 38 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। लैंग्वेज थ्योरीज़ एंड सेकंड लैंग्वेज लर्नर। टॉपिक नंबर 224 से 229 तक कवर करेंगे। अच्छा जी, अब जो पिछले चैप्टर में वो जो 2 थ्योरीज़ उन्होंने एंड पे दी थी ना, वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले जी आ जाएँ एट्रीब्यूशन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूशन थ्योरी, एक्सपेक्टेंसी इज टाइड टू एट्रीब्यूशन अबाउट वंस सक्सेस। अच्छा जी, एट्रीब्यूशन थ्योरी क्या कहती है? वो कहती है कि जी सीधी अगर मैं आपको बात बताऊं कि जिसका जो गुमान होता है ना, वो उसे वही मिलता है उसके साथ वैसा ही होता है। ये जी सीधी सीधी जो आपको मैं बता रही हूँ। अब इसका क्या है कि सम लर्नर्स बिलीव दैट देयर लैंग्वेज लर्निंग सक्सेस इज attributable to their own actions or abilities. Others believe that their success depends on other people or on fate. इसमें वो कह रहे हैं कि कोई भी इंसान जिस तरह एक्सपेक्ट करता है अपने आप से या किसी भी चीज़ से, उसको वैसा ही रिज़ल्ट मिलता है। मतलब एक लर्नर ये गुमान करता है, ये एक्सपेक्ट करता है कि नहीं, मेरे अंदर ये एबिलिटीज़ हैं, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये ज़ुबान सीख सकता हूँ, तो वो इवेंचुअली उसमें कामयाब होगा। ठीक है, ये जी एट्रीब्यूशन थ्योरी का ये थ्योरी है। इसी तरह कुछ लर्नर का ये है कि हम लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, लोगों के ऊपर हमारी सक्सेस डिपेंड है। ठीक है, तो वो इस तरह का गुमान करते हैं। कुछ लोग किस्मत के ऊपर कहते हैं कि नहीं जी, किस्मत के ऊपर होती है हमारी जो है हार या जीत। तो वो जी ये कहते हैं, एट्रीब्यूशन थ्योरी का ये है मेन कि जो जिस तरह की उम्मीद लगाता है, उसे उतनी ही उस चीज़ में सक्सेस या जिसे कहें नुकसान हासिल होता है, जो भी कह लें। फिर जी आता है सेल्फ एफिकेसी का जो है थ्योरी। सेल्फ एफिकेसी थ्योरी क्या कहती है? refers to believe in one's capabilities to organize and execute the courses of action required to produce given attainments. सेल्फ एफिकेसी होती है, सेल्फ एफिकेसी जो इसका मेन अगर आपको मतलब पता है ना, तो समझे थ्योरी वालों ने भी वही छापा हुआ है। थ्योरी वाले क्या कहते हैं? यही कहते हैं कि जी जिस बंदे का, जिस लर्नर का अपने ऊपर जितना यकीन होगा, अपनी पोटेंशियल का उसे जितना पता होगा कि हाँ मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो उतना ही उस चीज़ में कामयाब होगा। रेफर्स टू बिलीव इन वंस कैपेबिलिटीज़। वो अपनी कैपेबिलिटीज़ पे बिलीव करता है कि अच्छा मेरे अंदर ये कैपेबिलिटीज़ है, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे इसको इस तरह ऑर्गेनाइज करना है, ये एक चीज़ मेरे सामने आ गई है, ये एक इस चीज़ को मैंने इसको इस तरह याद करना है तो मुझे हो जाएगी, इसको इस तरह ऑर्गेनाइज करके मैं याद करूँगा। मतलब उसे चीज़ों को देख के उन्हें एक ऑर्गेनाइज एबल वे में या सिस्टमेटिक वे में या जिस तरह भी कहें, एक लॉजिकल वे में उसे चीज़ों को पिक करना आता है। वो इस चीज़ में काबिल होता है, अपने दिमाग को उसे या अपने कैपेबिलिटीज़ को उसे यूज़ करना आता है, अपनी पोटेंशियल पे उसे बिलीव होता है। तो क्या होता है? सेल्फ एफिकेसी थ्योरी रेफर्स टू बिलीव इन वंस कैपेबिलिटीज़ टू ऑर्गेनाइज एंड एग्जीक्यूट द कोर्सेज ऑफ एक्शंस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस गिवन अटेनमेंट्स। क्या मैं ऐसे एक्शंस करूं जिससे मुझे वो रिज़ल्ट मिले जो मैं हासिल करना चाहता हूं? उसे ये इस पे अपनी कैपेबिलिटीज़ पे भरोसा होता है, बस। अच्छा जी, research indicates that highly motivated successful learners क्या जो है हाईली मोटिवेटेड सक्सेसफुल लर्नर्स में क्या रिसर्चर्स ने देखा है कि क्या क्या उनमें क्वालिटीज़ पाई जाती हैं? पोजेस सेल्फ एफिकेसी, यही सेल्फ एफिकेसी को वो पोजेस करते हैं। हैव एन इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, अपना आप पे उनका बहुत कंट्रोल होता है, अपने दिमाग पे, अपने सोच पे उनका बहुत कंट्रोल होता है। ठीक है। हैव पॉजिटिव एटीट्यूड्स टूवर्ड लर्निंग and desire both social relatedness and self-direction or autonomy. पॉजिटिव एटीट्यूड्स होते हैं,
लर्निंग के हवाले से कि मैंने चीज़ को सीखना है तो मैंने इतना फ़ौरन ही गिव अप नहीं कर देना तो क्या ये मुसीबत है जो मेरे गले पड़ गई है। और उनका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है टूवर्ड लर्निंग। और ये है कि सोशल रिलेटेडनेस भी होती है, मतलब कि एक उनका होता है कि नहीं मैंने सोसाइटी में घुलना मिलना है, थोड़ा बहुत इनसे मिलना जुलना है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम उनके अंदर सेल्फ डायरेक्शन और ऑटोनॉमी भी होती है कि नहीं जी मैं इंडिपेंडेंट भी होना चाहता हूँ, मेरे अपनी भी कोई सोच है, मेरी अपनी भी एक अलग जो है फीलिंग्स हैं, जो भी है मैं ये रखता हूँ, ठीक है। ना वो सोसाइटी के से इतना दूर होते हैं, ना उनके बिल्कुल ही सोसाइटी के डिफाइंड रूल्स पे चलते हैं, ठीक है। उनको अपने तरीके से चीज़ों को लर्न करना या याद करना या अपने फैसले खुद लेना पसंद होता है। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं उन्होंने देखी। अच्छा जी, अब आगे MCQs आ जाए। अकॉर्डिंग टू एक्सलिस, पता नहीं अब इसे क्या पढ़ेंगे, किस तरह के अजीब से नाम होते हैं इनके। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू एक्सलिस एंड विगफील्ड, मोटिवेशन इज़ बेस्ड ऑन हाउ मच स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट टू succeed at a task and how much they value that सक्सेस। जी इन दोनों के मुताबिक जी जो बच्चा जिस चीज़ को जितनी वैल्यू देगा उसको उतनी ही उसमें कामयाबी हासिल होगी, उस चीज़ को करने में, उस चीज़ को सीखने में उसको उतनी ही कामयाबी हासिल होगी जितनी उसको वो उस चीज़ को वैल्यू देता होगा या जितनी उसकी नज़र में उसकी वैल्यू होगी। तो जी ये एक्सलिस के मुताबिक उसने 4 डायमेंशन दी हैं वैल्यू की। वो क्या 4 डायमेंशन है? अटेनमेंट वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, एक्सट्रिंसिक यूटिलिटी वैल्यू एंड कॉस्ट अटेनमेंट वैल्यू। वैसे तो रट्टा लगाने वाली बात है पर फिर भी रट्टे वाली चीज़ नहीं है ये। अटेनमेंट वैल्यू क्या है? अटेनमेंट वैल्यू वो होती है कि अगर आपके कोई आप काम कर रहे हैं तो उसके पीछे मोटिवेशन जो है, जो उसकी वैल्यू है वो आपकी आइडेंटिटी से अटैच है। मतलब कि आप अगर मिसाल के तौर पर आप अच्छा काम कर रहे हैं, स्कूल का काम टाइम पे कर रहे हैं, होमवर्क टाइम पे कर रहे हैं, सारे अपने टेस्ट में आप अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं, तो आप इसका जो है क्या इसकी चीज़ का आपकी आइडेंटिटी पे असर पड़ेगा? गुड स्टूडेंट का आपको एक टाइटल दे दिया जाएगा। तो ये जो टाइटल है आपने बरकरार रखना है, तो ये आपकी आइडेंटिटी के मुताबिक एक वैल्यू रखता है आपकी नज़र में कि ठीक है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, इस चीज़ से मुझे ये वैल्यू मिल रही है, ठीक है, ये वैल्यू है मेरे लिए। तो ये अटेनमेंट वैल्यू ये होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है जी? आपको आपके अंदर एक आपकी अपनी जो है मोटिवेशन, जो आप पर्सनल अटैचमेंट जो है किसी काम को करने की या किसी काम को सीखने की, कि नहीं मैं ये काम खुद के लिए करना चाहता हूँ, मुझे ये खुशी होती है करके, या मैं पुरसुकून महसूस करता हूँ ये करके। ये सारी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है कि आपकी अपनी अंदर की जो आप वैल्यू देते हैं किसी चीज़ को। सिंपल वे में मोटिवेशन को उन्होंने वैल्यू से कन्वर्ट कर दिया कि जो मोटिवेशन का पहले हम पढ़ रहे थे ना कि आपकी कोई भी काम करने या सीखने के पीछे कोई मोटिवेशन होती है, उसी तरह उन्होंने वैल्यू के नाम बदल दिया हुआ है कि जी एक वैल्यू ये होती है, एक मोटिवेशन ये होती है। तो जी इंट्रिंसिक जो वैल्यू होती है वो आपके अंदर की जो वैल्यू होती है वो है जो आप खुद देते हैं किसी चीज़ को कि नहीं मैंने ये काम करना है, ये मेरे लिए इसलिए ज़रूरी है। एक्सट्रिंसिक यूटिलिटी वैल्यू की होती है जो कि आपकी सोसाइटी में आपकी सोसाइटी वाले किसी चीज़ को वैल्यू देते हैं तो फिर आप भी वो काम करते हैं, उस चीज़ को वैल्यू देते हैं। मतलब कि अगर आपने कोई काम किया तो आपको सोसाइटी वाले फेम देंगे, बहुत कोई सेलिब्रिटी बना देंगे, तो आपने वो जो फेम हासिल करने के लिए वो काम किया ना, आपकी ये वैल्यू है उस चीज़ के लिए कि जी आपकी सोसाइटी जो है उस चीज़ को वो वैल्यू दे रही है। एक्सट्रिंसिक यूटिलिटी वैल्यू होती है एंड कॉस्ट अटेनमेंट वैल्यू। ये क्या होती है कि किसी चीज़ पे बहुत पैसे लग रहे हैं तो ऑटोमेटिकली फिर उसकी वैल्यू बहुत हो जाती है ना। पढ़ाई पे इतने माँ बाप ने पैसे लगा दिया, पढ़ना तो पड़ेगा, ये होती है एक वैल्यू। अच्छा जी,
फिर जी अब अगेन MCQs आ जाए। द प्रोसेस मॉडल ऑफ मोटिवेशन होल्ड्स टीचर्स responsible for student motivation, however it does not let student off the hook. It just that teachers need to encourage student self evaluation। ये प्रोसेस मॉडल जो है वो कहता है कि जी मोटिवेशन का ज़्यादातर दारोमदार टीचर पे होता है, टीचर रिस्पॉन्सिबल है स्टूडेंट की मोटिवेशन के लिए। पर यह कि अब ये भी नहीं है कि टीचर को ही लटकाई रखो, स्टूडेंट का भी बीच में कुछ ना कुछ होना चाहिए, वो भी विलिंग तो होना ही चाहिए। और इसके अलावा जी इनका कहना है कि टीचर को है जी इनकरेज करें स्टूडेंट को सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए। वो स्टूडेंट को सिखाएं कि आपने ख़ुद को इवैल्यूएट कैसे करना है, आपने ख़ुद की सेल्फ मॉनिटरिंग कैसे करनी है। अच्छा जी, other effective factors beside motivation are all in some way related to motivation। जितने भी factors हैं, effective factors जितने भी हैं, वो जी कहीं ना कहीं जाके motivation से ही जुड़ते हैं। MCQs अब ये सारे वो factors हैं जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। इसमें जी hierarchies of need है। hierarchies of need क्या होती है कि एक hierarchy देखी है आपने कभी, पता नहीं अब जो ये किसी भी बिज़नेस डिपार्टमेंट में, किसी भी कारोबार में एक होता है CEO जो सबसे ऊपर पोस्ट पे, फिर उसके नीचे जितनी पोस्ट बनती रहती, तो वो एक हायरार्की होती है, ठीक है, उसे कहते हैं हायरार्की। तो हायरार्की ऑफ नीड्स ये होता है कि एक होती है बेसिक नीड्स जिसके बिना आप ज़िंदा नहीं रह सकते, एक होती है इंटरमीडिएट, वो बीच में और सारी होती हैं पर मुझे उसका भी नाम नहीं पता, ये भूल गई हुई हूँ। एक होती हैं इंटरमीडिएट और एक होती हैं ऊपर, सबसे ऊपर टॉप पे जो होती हैं वो होती हैं मेरे ख्याल से लग्जरी नीड्स, पता नहीं, अब मुझे नहीं पता। बहरहाल बेसिक नीड्स सबसे पहले आती हैं, फिर दूसरी किस्म की नीड्स आती हैं, फिर तीसरी किस्म की नीड्स आती हैं। तो जी हायरार्की ऑफ नीड्स में ये होता है कि जब कोई लर्नर कोई चीज़ सीखना चाहता है तो वो जो चीज़ सीखना चाहता है वो उसकी हायरार्की ऑफ नीड में किस लेवल पे आती है, कितनी ज़रूरी है वो उसको सीखना, ठीक है, ये उस चीज़ में आती है। तो जी सारे फैक्टर्स हैं जो कि कहीं ना कहीं लर्नर के ऊपर असरअंदाज होते हैं, उसकी सक्सेस पे असरअंदाज होते हैं। या तो वो उसे सक्सेसफुल कर देंगे अगर उसे इन चीज़ों को जानना आएगा, इन चीज़ों को अप्लाई करना आएगा, और या तो फिर वो अगर नहीं इन चीज़ों को जानता, नहीं वो करना चाहता, नहीं उन्हें इस चीज़ का इल्म, तो फिर वो नहीं सीख पाएगा किसी चीज़ को, ठीक है। फिर जी आगे उन्होंने इस जो पैराग्राफ में यही कहा है कि जी स्टूडेंट को जी हमें आसान जो है प्रोग्राम देना चाहिए, आसान, उसे स्ट्रेसफुल कह रही हूँ, स्ट्रेस फ्री माहौल देना चाहिए। टीचर को भी जी उसे बच्चे को देखना चाहिए, बच्चे की नीड्स के मुताबिक उसे हैंडल करना चाहिए, उसे लर्निंग स्टाइल सिखानी चाहिए, जो भी एक प्रिकॉशंस वो पूरे बताते हैं वो जी वो बता दिया है उन्होंने इस टॉपिक में। MCQs देख लें। सेल्फ नॉलेज इज़ एज इम्पॉर्टेंट फॉर टीचर्स एज इट इज़ फॉर स्टूडेंट। खुद शनासाई जो होती है ना वो बहुत ज़रूरी होती है, टीचर के लिए भी, स्टूडेंट के लिए भी, और हर इंसान के लिए भी, स्टूडेंट और टीचर्स के दायरे से बाहर भी, ठीक है ना। ओके जी, इसी के साथ हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।